नमस्कार। सरोकार में आपका बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं कि एक खूबसूरत देश, एक खूबसूरत समाज और एक खूबसूरत व्यक्तित्व के लिए स्वच्छता काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, स्वच्छता का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। और आज हम चर्चा भी करने वाले हैं स्वच्छता के ऊपर ही, क्योंकि स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन भी किया जा रहा है। ऐसे में हमारा आज का जो विषय है वो है स्वच्छता सेवा से ही स्वच्छ भारत। और इस चर्चा के लिए हमने अपने स्टूडियो आमंत्रित किया है 3 खास मेहमानों को। सबसे पहले हम इनका परिचय आपसे करवा देते हैं। मेरे ठीक दाहिनी ओर मौजूद हैं प्रभाकर कुमार। प्रभाकर कुमार जी कंसल्टिंग एडिटर हैं एनडीटीवी में, बहुत बहुत स्वागत आपका। उनके ठीक दाहिनी ओर मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण चंद्र रॉय। प्रवीण चंद्र रॉय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और उनकी दाहिनी ओर मौजूद हैं डॉक्टर अनिल कुमार। अनिल कुमार जी सर्जन हैं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में। तो जैसा कि हमने बताया कि स्वच्छता का काफ़ी अहम योगदान होता है। महात्मा गांधी तो यह भी कहते थे कि स्वच्छता का जो महत्व है वो स्वतंत्रता से कहीं अधिक ज़्यादा है, कहीं अधिक बड़ा है। इस चर्चा में सबसे पहले हम प्रभाकर कुमार जी से जानना चाहेंगे। प्रभाकर जी, जैसे कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से आपने पत्रकारिता से आप जुड़े हुए हैं, काफ़ी वक्त आपने दिया है और गांव समाज को काफ़ी करीब से देखा है। ऐसे में क्या लगता है ये जो स्वच्छ भारत अभियान है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या भारत को स्वच्छ और समृद्ध बनाने में इस अभियान का कितना महत्व है? देखिए, मेरा इसमें मानना है कि जो स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू किया गया है, ये एक तो ऐसे हमारे संस्कृति परंपरा और हम जो जिस परिवेश में, सामाजिक परिवेश में जहाँ रहते थे, पारिवारिक परिवेश में, उसका पार्ट होता था। और हम लोग बचपन से देखते हैं, हमारे घर में सिखाया जाता था कि आपको हाथ धो के खाना चाहिए, आपको गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन इसके बारे में जो लार्ज स्केल मास अवेयरनेस जो है, वो स्वच्छ भारत अभियान जब से इस सरकार ने शुरू किया है, उसके बाद से ही उसके बारे में मास अवेयरनेस हुआ है। और अब लोगों में वो अवेयरनेस पहले से बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये बहुत विचित्र चीज़ है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज हम लोगों को सिखाना पड़ रहा है कि आप खुले में शौच मत जाइए, आप घर के बाहर कूड़ा मत फेंकिए। जो चीज़ें हमारे बाप दादा परदादा हमको घर में सिखाते थे और हमें स्वाभाविक रूप से वो आना चाहिए था, उसके लिए सरकार को कैंपेन करना पड़ रहा है। तो यही एक अपने आप में विडंबना है सबसे पहले तो। और ये शो करता है कि हम सामाजिक तौर पे या अवेयरनेस के तौर पे हम कितने अभी पिछड़े हुए बोलिए या कितने अभी हम अवेयर नहीं हैं। क्योंकि अगर आपको ये समझाना पड़े कि आप खुले में शौच मत जाइए, उससे गंदगी फैलती है, उससे 4 तरह की बीमारी होती है। गांव में आपको पता है, हम सब लोग गांव के परिवेश से आते हैं, आज भी बहुत कॉमन है ये गाँव में। तो ये दुखद है और ये सरकार को इसके लिए अवेयरनेस लाना पड़ रहा है, कैंपेन लाना पड़ रहा है और इस स्तर का नेशनल कैंपेन लाना पड़ रहा है। तो यही अपने आप में एक बहुत ही चिंता की बात है। लेकिन मैंने देखा है कि जब से इस अवेयरनेस की बात हुई है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई है और ख़ासकर गांव में शौचालय बनाने का जो एक मास स्केल पे जो सरकार ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसके बाद से लोगों में इसकी अवेयरनेस बढ़ी है। चाहे आप स्कूलों में बात करें, बच्चों को सिखाया जाता है इसके बारे में। अब मेरे घर में मैं देखता हूँ, मेरे बच्चे जो हैं वो अगर वो गाड़ी में जा रहे हैं और वो टॉफ़ी खाते हैं तो पहले उनकी आदत होती थी कि उसके छिलके को रोड पे शीशा नीचे करके रोड पे फेंक देते थे। अब मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं, जो कि छोटे हैं, अभी स्कूल में पढ़ते हैं, वो उसके पॉकेट में रख लेते हैं अपने और घर आके उसको चले। तो एक बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं आया है और बच्चों में भी ये जो चेतना एक आ रही है कि भाई हमें स्वस्थ रहना है, के लिए स्वच्छ रहना सबसे पहले ज़रूरी है। ये बच्चे भी सीख रहे हैं जो इस अभियान में। तो जैसा कि आपने बताया कि एक व्यापक बदलाव समाज में आ रहा है, एक नई चेतना समाज में आ रही है। डॉक्टर प्रवीण जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी प्रभाकर जी ने बताया कि एक बदलाव आ रहा है। अगर हम इसे देखते हैं स्वच्छता को, तो स्वच्छता को हमारे देश में सेवा भाव से जोड़ा गया है। स्वच्छता को हम सेवा कहते हैं कि भाई ये सेवा का भाव है। और हमारी संस्कृति जो रही है यह भी स्वच्छता की रही है कहीं ना कहीं। तो भारतीय संस्कृति में स्वच्छता का जिक्र किस तरह से आता है, ये थोड़ा बताएं, इस पर प्रकाश डालें। देखिए, हमारे यहाँ तो सेवा ही धर्म है। सेवा को धर्म से हम लोग जोड़ कर चलते हैं। और हम अपने अगर इतिहास को देखें तो इतिहास में ऐसी काफ़ी कथाएं प्रचलित हैं जहाँ स्वच्छता की बात आप सीधे तौर पे देखेंगे। नदियों में स्नान करने की परंपरा रही है, पूजन पद्धति रही है, जीवन शैली जो हमारा रहा है उसमें भी स्वच्छता का बहुत बड़ा रोल रहा है। यह देश नदियों का एक पूरा जाल है देश में।
एक बहुत बड़ी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी की चर्चा हर जगह आप सुनते होंगे। सबसे पावन उसे कहा गया है, पावन नदी और जीवनदायिनी नदी। और अभी साक्षात हमारे सामने एक उदाहरण कुंभ के रूप में हम देखेंगे। कुंभ में जो सांस्कृतिक मेल है, जो वहाँ पूरे भारत की विविधता को आप एक जगह पर अगर देखने का आनंद लेना चाहते हो तो भी वर्तमान में कुंभ का आप दौरा कर सकते हैं। काफ़ी साफ सुथरे तरीके से इस बार पूरे कुंभ को डेवलप किया गया है। और एक स्नान की जो परंपरा कुंभ में है, कहीं न कहीं स्वच्छता, अमृत स्नान मतलब उसका नाम ही दिया गया है अमृत स्नान, शाही स्नान। ये सारे नदी पानी के कॉन्सेप्ट पे ही आधारित हैं। तो हमारे देश में जीवंत परंपरा है नदी में स्नान करने की, और पानी स्वच्छ होगा तभी हम वहाँ स्नान करेंगे। और हमारे देश का ये परम वैभव है कि हम छठ जैसे महापर्व को मनाते हैं, जहाँ जल की पूजा होती है, जहाँ प्रकृति की पूजा होती है। तो मतलब हमारा जो पूरा का पूरा लाइफस्टाइल है, जो पूरा का पूरा हमारा सिस्टम है, वो सारा स्वच्छता पे ही बेस्ड है। और हमारा पूरा कंटेंट सभी इसी पे आधारित है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो स्वच्छता है उस पर हमारा पूरा जीवन आधारित है, हमारी पूरी संस्कृति आधारित है। और अभी कुंभ का जिक्र इन्होंने किया कि कुंभ और छठ का जिक्र किया, जो बिहार छठ में भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो ये त्यौहार है और इसमें स्वच्छता पर काफ़ी जोर दिया जाता है। डॉक्टर अनिल कुमार जी, जैसा कि अभी चर्चा में ये बात सामने आई कि भाई हम प्राचीन काल से ही स्वच्छता की ओर अग्रसर रहे हैं, और अभी तो भारत सरकार काफ़ी जोर शोर से अभियान भी चला रही है। स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच अगर हम बात करें तो कितना गहरा संबंध है दोनों का, और क्या लगता है कि अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो कितनी बीमारियां नहीं होंगी? विस्तार से बताएं इसमें। विवेक चंद्र जी, स्वच्छता और स्वास्थ्य का बहुत ही गहरा संबंध है। और अगर हम स्वच्छता की बात करते हैं तो अपने सेहत से कई बीमारियों को दूर रख सकते हैं जी। और स्वच्छता का मतलब लोग सिर्फ शरीर की सफाई समझता है, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि स्वच्छता का मतलब सिर्फ शरीर की सफाई नहीं है, वातावरण को भी स्वच्छ और सुरक्षित रखना है। तभी आप बहुत सारे बीमारियों को रोक सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। और जहाँ तक स्वच्छता के अभाव में क्या बीमारियाँ लोगों को ग्रसित करते हैं, इसके बारे में मैं आगाह करना चाहूँगा कि सर से पांव तक जितने भी हमारे तंत्र हैं, चाहे वो हमारा पाचन तंत्र हो, चाहे हमारा श्वसन तंत्र हो, चाहे हमारा त्वचा स्किन हो, चाहे हमारा कोई भी सिस्टम हो, सारे सिस्टम स्वच्छता की अगर बुनियाद को अगर आप नहीं फॉलो करते हैं, पालन नहीं करते हैं, तो बहुत बीमारी आपको हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा कि जैसे डायरिया है, डिसेंट्री है, कॉलेरा है, हेपेटाइटिस ए है, ऐसी बीमारी स्वच्छता अगर जल अगर आपका अस्वच्छ हो, अगर इम्प्योर वाटर आप लेते हो, अगर आपकी फूड की क्वालिटी में स्वच्छता का जरा भी अगर द्वेष हो, तो वो बीमारी होती है। श्वसन की जो बात कोविड देखा हमने, पूरे देश पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, ये सबसे ज़्यादा संक्रमण होने वाली बीमारी है, और ये बीमारी एक दूसरे में बहुत तेज़ी से फैलता है। अभी जैसे मैं अगर मान लीजिए कॉमन कोल्ड से ग्रसित हूँ और कोई भी सरफेस को टच करता हूँ, यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति अपना हाथ रखेंगे तो वो उससे संक्रमित हो जाएंगे। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी बीमारी है जो कि स्वच्छता का अगर छोटी छोटी अगर ख्याल रखें तो हम अपने व्यक्तिगत रूप से नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने समाज के लिए नहीं, अपने राज्य के लिए नहीं, पूरे देश को एक स्वच्छता और स्वास्थ्य के एक ढांचा में सुदृढ़ कर सकते हैं। चलिए, तो अगर हम ध्यान रखेंगे स्वच्छता का तो सेहत भी हमारी जो है वो दुरुस्त रहेगी, और कई बीमारियां, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कई जो बीमारियां हैं उससे आप बच सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो स्वच्छता सेहत के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अहम है। प्रभाकर जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम अगर बात करते हैं स्वच्छता की, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों की जो स्वच्छता की स्थितियाँ हैं उसमें सबसे बड़ी चुनौती, अगर इस तरह के अभियानों की है, स्वच्छता अभियान की है, तो सबसे बड़ी चुनौती आप क्या देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में, और उनका हल जो है, उनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है? देखिए, मेरा मानना है कि जो चैलेंजेस है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, चैलेंजेस एक ही है
एक चैलेंज ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा बढ़ के है, वो है खुले में शौच करने का, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। वो आपको अमूमन शहर में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी देखिए, मैं शहर में रहता हूँ, मैं पटना के एक अच्छे इलाके में रहता हूँ और मेरे यहाँ बड़े संभ्रांत लोग रहते हैं। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उनके घर पे बड़ी बड़ी 50 लाख की गाड़ियाँ खड़ी हैं। आज भी उनके घर से लोग खिड़की से जो है वो कचरा गिरा देते हैं नीचे, खिड़की से कचरा नीचे गिरा देते हैं और वो पाथवे है उस पर कचरा फेंक देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अवेयरनेस की बात है। आज भी आप अपने घर को साफ करते हैं और अपना कचरा निकाल के बाहर फेंक देते हैं। आज भी जो पटना नगर निगम की गाड़ी आती है उसमें आप देखेंगे 3 कलर का बास्केट लेके आता है, अलग-अलग कचरों के लिए, गीला कचरा, सूखा कपड़ा। कितने घरों में ये अवेयरनेस है कि गीला कचरा अलग डालें, सूखा अलग डालें और ये डालें? किसी में नहीं है। आप उनसे बात कीजिए, उनको बुला के पूछिए जो लोग कचरा कलेक्शन कर रहे हैं आपके घर का। बड़ी चुनौती उनके सामने नहीं, अवेयरनेस की बात है भाई साहब। आप शहर में रहते हैं, आप पैसे वाले हैं, पढ़े लिखे हैं और आप में अवेयरनेस नहीं है। आप अपने घर से कचरा उठा के बाहर फेंक दे रहे हैं, आप अपने कचड़े को सेग्रीगेट करके नहीं रख रहे हैं। उसके लिए नगर निगम ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए उसके कैंपेन करने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि आपके घर को साफ करने से आपका घर साफ नहीं हुआ, आपने तो अपने वातावरण को दूषित ही रखा हुआ है, उठा के आपने बाहर फेंक दिया। अगर आप 6ठे फ्लोर से अपना कचरा उठा के पॉलिथीन में बांध के नीचे फेंक दे रहे हैं तो किस तरह की सफाई है ये? तो ये कोई कैंपेन जो है वो कैंपेन से आपको समझाया जा सकता है, आपको लज्जित किया जा सकता है, लेकिन आप बेशरम अगर हैं तो कुछ नहीं हो सकता आपका। जब तक खुद की चेतना नहीं आएगी। बात वही है, मतलब आपको ये पता नहीं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप जो बाहर वो कचरा फैला रहे हैं तो आप तो फिर गेट खोल के बाहर निकलेंगे कि नहीं जाएंगे? आप उसी कचड़े में जाएंगे ना। तो आप कर क्या रहे हैं? तो सरकार अपने हिसाब से कोशिश कर रही है। देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप सेल्फ रियलाइजेशन की हैं, अवेयरनेस की हैं। ये चीज़ जो है ये आप लॉ से नहीं इन्फोर्स कर सकते। और हम लोग पता नहीं, बट हम लोगों के परिवेश में ये प्रॉब्लम है। ये सब जगह है, गांव में भी है, शहर में भी। आप जाइए, आप देखिए, आप गांव के जाएंगे अपने घर में साफ करेंगे और गांव की नाली के आप बगल से नहीं गुजर सकते, पूरा कचरा उसी में फेंके रहते हैं, लोगों का टॉयलेट उसमें फ्लो करता रहता है। तो ये हर गांव की कहानी है। तो कहने तो है कि अब तो गंदगी भी फैला है, समाधान कैसे निकलेगा? एग्जैक्टली। तो अब ये है कि ये देखिए, ये बड़ा ही पेचीदा सा है। इस पर आप क्या लॉ लाएंगे? क्या किसी को पनिश कर देंगे? कुछ देशों में पनिशमेंट है इसके लिए। आप सिंगापुर में कचरा फैला के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जितने का आपका घर नहीं बना उतना आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा। तो कहने तो है कि कुछ जगहों पे लॉ है इसके लिए, लॉ स्ट्रिक्ट लॉ है, उसको इन्फोर्स करते हैं उससे और उसका फ़ायदा होता है। बट हम लोग क्या उस लॉ को लाने के पोजीशन में है? मुझे नहीं लगता। मतलब भारत जैसे देश में आप उतना स्ट्रिक्ट लॉ उसके लिए ला सकते हैं। तो अवेयरनेस ही हो सकता है, थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। लेकिन इसमें जो अच्छी बात है वो अच्छी बात ये है कि जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है जो हमको टेक ओवर करेगा, उसमें ये अवेयरनेस आ गया है। तो ये जो कैंपेन पूरा हुआ है, उस कैंपेन का फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे घर में जो 5 साल और 8 साल के बच्चे हैं, जो कल एक्चुअल में हाउस होल्ड ओनर्स होंगे और जो सिस्टम चलाएंगे, उनमें आज से ये अवेयरनेस है। वो अपने टॉफ़ी का रैपर बाहर नहीं फेंक रहे हैं, वो केले के छिलके को गाड़ी से बाहर नहीं फेंक रहे हैं, जो हम लोग फेंकते रहते हैं। हम लोग भी अपने बचपन में फेंके हुए हैं और अब हमको अफसोस लगता है या शर्म आता है कि हम ऐसा क्यों करते थे। जब अपने बच्चों को हम देखते हैं ऐसा नहीं करते हुए तो अच्छा लगता है। तो या तो घर में उनको हम सिखा रहे हैं, और हम नहीं सिखा रहे हैं तो स्कूल में उनके शिक्षक सिखा रहे हैं, बट कोई ना कोई उनको इतना अवेयर कर रहा है कि उनके वो सिस्टम का पार्ट हो गया है। यही हम जब जाते हैं विदेश में तो हम कहाँ फेंकते हैं कचरा बाहर? हम नहीं फेंकते। अब पटना में हम रोड पे थूकते हैं। तो अब जो है अब वही हम तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि जो नई पीढ़ी आई है वो कहीं ना कहीं जागरूक हो रही है और सरकार जिस तरह से लगातार अभियान चला रही है उसका असर ये हुआ। ऐसा कहीं प्रभाकर जी ने बताया कि भाई वो जो बच्चे हैं वो अवेयर हो रहे हैं। बच्चे जो हैं वो केले के छिलके नहीं फेंकते सड़क पे, वो कूड़ेदान का प्रयोग कर रहे हैं, गीला कचरा अलग रखते हैं, सूखा कचरा अलग रखते हैं। तो बच्चों में एक चेतना आई है, एक बदलाव आई है और इस बदलाव से कहीं ना कहीं हमारा देश भी बदलेगा, भारत भी बदलेगा। डॉक्टर प्रवीण चंद्र राय जी ये कहते हैं कि जल ही जीवन है और ऐसे में जल स्रोत जो है, जैसे आपने गंगा का जिक्र शुरू में ही किया था, तो जल स्रोतों की स्वच्छता जो है वो कैसे बनी रहे, कैसे बची रहे? चूंकि आपने सामाजिक क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया है, तो जल स्रोतों की स्वच्छता है उसको कैसे बचाया जाए? हमारे यहाँ तो जल स्रोतों की पर्याप्त प्रचुर भंडारण है, मात्रा है। परंपरागत जो जल स्रोत हैं वो गांव में, कस्बों में और कस्बाई इलाकों में काफ़ी भरे पड़े हैं, लेकिन चूँकि उनका उचित रख रखाव नहीं हो पाता या लोगों में जागरूकता की कमी होती है
इस कारण से उनको उस तरीके से हम उपयोग में नहीं ला पाते जैसा वो हमारे साथ उपयोग में होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम नदियों को पूजते हैं और जो कूड़ा फूल होता है या जो भी कूड़ा होता है, मूर्तियों का विसर्जन हम नदियों में कर देते हैं। देखिए, एक कहावत है, स्वभाव में जागरूकता और संस्कार में जागरूकता। तो स्वभाव में अगर जागरूकता आ जाएगी तो ऑटोमेटिक है कि आपके संस्कार भी जागरूक हो जाएंगे जी। तो कुछ इसी तरीके की कहानी हमारे साथ है। हम अगर इन्हीं चीज़ों को निकट से देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे अंदर जो बदलाव होने चाहिए वो बदलाव हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं। पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, तभी हम अपेक्षा कर सकते हैं कि दूसरे लोग बदलेंगे। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि पहले हमें खुद को बदलना होगा तभी दूसरे बदलेंगे। तो सबसे पहले हमें ये कहना होगा भाई ये नहीं कि दूसरा बदले, सबसे पहले हमें शुरुआत खुद से करनी होगी, स्वच्छता की पहल खुद से करनी होगी और फिर हम अगर खुद में जागरूक होंगे तो हमारा समाज भी जागरूक होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है। डॉक्टर अनिल कुमार जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जल स्रोतों की अभी बातचीत हुई, डॉक्टर प्रवीण ने जल स्रोत के बारे में बताया, जल स्रोतों की पावनता कैसे बची रहे इसके बारे में बताया। जल स्रोत का पानी की स्वच्छता और साफ सफाई का सेहत पर कितना प्रभाव पड़ता है आपने शुरुआत में भी बताया, लेकिन थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि पानी जो है वो स्वच्छ होना कितना अहम है। नहाने का पानी, पीने का पानी, चूँकि जल ही जीवन है। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। अगर हम साइंटिफिकली भी अपने बॉडी के कंपोजिशन को देखें तो मैक्सिमम पार्ट हमारे बॉडी में जो है वाटर होता है, और अगर हम ज्योग्राफिकली भी देखें तो पूरा दुनिया हो या देश हो, मैक्सिमम पार्ट जो है ज्योग्राफिकली वो जल से घिरा हुआ है पानी। और ये जल जीवन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आ जाइए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस बात को देखें तो जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज है, संक्रामक बीमारी है, उस मैक्सिमम बीमारी का जो सोर्स होता है वो वाटर बोर्न डिजीज बोलते हैं। और ये सरकार की बहुत सारी मुहिम चली है। आज हम अप्रिशिएट करेंगे अपने देश को कि इस बीमारी में काफ़ी कमी आई है, लेकिन अगर आप याद करेंगे एंशिएंट टाइम तो गांव के गांव लोग मर जाते थे कोलेरा से, हैजा से। तो ये सारे जो वाटर बॉर्न डिजीज है, अभी भी टाइफाइड, इस तरह की बीमारी, डायरिया, फूड पॉइजनिंग, डिसेंट्री, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में बड़े बड़े हाई प्रोफाइल फैमिली में जो कि जंक फूड खाते हैं, सड़क पर खाना पसंद करते हैं, जो गोलगप्पा जैसे चीज़ खाते हैं, अगर जरा भी अगर वाटर से रिलेटेड अगर कोई भी उसकी शुद्धता में कंप्रोमाइज़ होता है तो ये वाटर बॉर्न डिजीज होता है। तो जल पर अगर हम कंट्रोल कर लें, आप देखे होंगे कि जो भी बड़े बड़े गेस्ट आते हैं तो सबसे पहले हम अहम चीज़ रखते हैं कि उसको पानी जो है आरओ का पानी दो। ठीक है, आपकी अगर हाई प्रोफाइल है तो आप आरओ का पानी पीते हो, लेकिन मैं व्यूअर को बताना चाहूँगा कि अगर आपकी प्रोफाइल, आपकी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है तो छोटे छोटे टिप्स है, अगर आप उसको पालन करो तो आप शुद्ध जल पी सकते हो और बहुत सारे बीमारी से बच सकते हो। अगर आप पानी को गर्म कर लेते हो, ताज़ा पानी पीते हो, और पानी को संचय स्टोर करने की अगर रिकमेंडेशन जो हेल्थ और जो हेल्थ प्रोफेशनल जो करते हैं उसका पालन करना चाहिए। क्योंकि गाँव में मैं देखा हूँ कि लोग पानी भर के लाते हैं और उसको बिना कवर किए हुए रखे रहते हैं और अगले दिन पीते हैं। ये कहीं से सही नहीं है। ऐसी परंपरा को तोड़ना होगा, इस हैबिट को चेंज करना होगा। कहने का मतलब ताज़ा पानी होना चाहिए, चाहे आप पीने के लिए यूज कर रहे हो या आप बर्तन धोने के लिए यूज कर रहे हो या आप नहाने के लिए यूज कर रहे हो। ताज़ा पानी का प्रयोग आपको करना, ताज़ा पानी का यूज करना है। और डेफिनेटली मैं उन लोगों को कहूँगा जो सक्षम है, आप एक कपड़ा कम पहनो, लेकिन वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए कोई कंप्रोमाइज मत करो। क्योंकि आप नाले का पानी, ट्यूब जो उसकी आती है, नल जो आती है, यू डोंट नो कि वहाँ पर आपका जो सराउंडिंग है कहीं फटा हुआ है। स्वच्छ पानी का काफी हमारे जिंदगी में बहुत रोल है, महत्व है। और अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, तो आपको पानी की स्वच्छता पर, जल की स्वच्छता पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रभाकर जी, ये हम जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी लगातार बात हुई, जल स्रोतों की बात हुई, पानी की स्वच्छता की बात हुई, अभी आपने कचरा प्रबंधन के बारे में विस्तार से दर्शकों को बताया। तो अगर इस अभियान को और मजबूत करना है तो क्या लगता है कि जो स्वयंसेवी संस्थान हैं और जो निजी
संगठन हैं या फिर निजी कंपनियां हैं, क्या इनकी भागीदारी इन अभियानों में बढ़नी चाहिए, बढ़ाई जानी चाहिए? और अगर इनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए तो किस तरह से बढ़नी चाहिए? देखिए ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन 360 डिग्री है। इसका सोल्यूशन केवल सरकार के अवेयरनेस से नहीं होगा, केवल निजी संस्था के अवेयरनेस से नहीं होगा। ये 360 डिग्री अप्रोच आपको अपनाना होगा। जब 360 मैं बोलता हूँ तो उसमें आप लॉ भी लाइए, उसमें आप बच्चों का अवेयरनेस भी लाएंगे, उसमें लोगों को शर्मिंदा कीजिए ना। अगर मेरे घर के बाहर में कचरा फेंक रहे हैं और हम जो है रोड के बाहर रोज कचरा फेंक देते हैं तो मुझे आप पब्लिकली शर्मिंदा कीजिए, मतलब जो भी कर रहा है। तो आपको बहुत सारे पहलू पर एक साथ काम करेंगे तब जाके होगा, क्योंकि ये कोई ऐसा प्रॉब्लम तो है नहीं ना जिसके लिए कि आप 6 महीने की सजा दे देंगे किसी को। तो आप जब तक यहाँ, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि मैं वही बता रहा था आपको कि मैं जब यहाँ रहता हूँ तो रोड पे थूकता हूँ, मैं यहीं चला जाता हूँ इंग्लैंड में तो मैं जो है उसको पॉकेट में रख के घर में जाकर कूड़ेदान में फेंकता हूँ। आदमी तो मैं वही हूँ, के अनुसार व्यवहार लोगों का मैं आदमी तो वही हूँ, मुझे पता है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन मैं यहाँ इम्प्लीमेंट उसको इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे आसपास में कोई नहीं कर रहा। जब कोई नहीं कर रहा तो मैं ये अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता हूँ कि मैं करूँ। मुझे लगता है कि चलता है मतलब जो चलता है अप्रोच जो होता है लाइफ का, कि चलता है मतलब सब लोग कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ। तो मेरा मानना है कि आपको जब तक 360 डिग्री अप्रोच इस पर नहीं लाएंगे, जब तक आप थोड़ा उनको कानून का भी डर हो, थोड़ा अवेयरनेस की भी बात हो, प्राइवेट सेक्टर की जैसे आप बात कर रहे हैं, पब्लिक चाहे गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब आपको एक तरह से उसका पूरा 360 डिग्री अप्रोच करेंगे तभी होगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है। ये जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो पहली बार लोगों ने स्वच्छता की बात करनी शुरू की। इसके पहले कब आपने बात की थी स्वच्छता की, या किसी ने भी कोई बात की थी? कभी आज तक नहीं हुई थी इसकी बात। ये सबको पता था कि आपको कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, आपको गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, तो हम लोग सुनते आ रहे, लेकिन इसकी बात तो कोई नहीं कर रहा था। तो बात तो पहली बार इस अभियान के बाद शुरू हुई है। चलिए, तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपने जानकारियां दी कि भाई अभी जो है ये कार्यक्रम जिस तरह से चलाया है सरकार ने, तो लोग अवेयर हो रहे हैं, एक चेतना आ रही है लोगों के अंदर। डॉक्टर प्रवीण चंद्र राय, जैसा कि वीर प्रभाकर जी ने बताया कि एक चेतना आ रही है, एक बदलाव आ रही है, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि भाई एक अकेले अगर जो है कि इस तरह का अभियान अगर चलता है तो सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर सकती, लोगों को भी आगे आना होगा, तो क्या ये लगता है कि जो स्वच्छता सेवा है केवल सरकार की जिम्मेदारी है या फिर हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, और इसे लेकर क्या संदेश आप जनता को देना चाहेंगे? नहीं, प्रभाकर जी ने तो स्पष्ट रूप से बताया कि भाई ये हमारा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। जन भागीदारी और सरकार की सहभागिता, ये दो कनेक्टेड इश्यूज हैं। सरकार उसमें सहभागी हो सकती है, लेकिन भागीदारी हमें ही निभाना होगा, क्योंकि जो स्वच्छता है उससे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, तो प्रभाव तो हम पर मिलेगा। सरकार उसकी मॉनिटरिंग कर सकती है, सरकार उसकी उचित तरीके से और क्या सुधार होने चाहिए उसमें आमूलचूल परिवर्तन के लिए प्रयास कर सकती है, लेकिन पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है वो हमारा अपना होगा। और जब तक हम स्वयं को नहीं समझेंगे तब तक ये सफल नहीं हो पाएगा। और हम आभार जताते हैं देश के प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 से जो ये मुहिम छेड़ा है, वो मुहिम लगातार बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं। अब तो ये हो रहा है कि हम 26 जनवरी 15 अगस्त को ऐसी बस्तियों में जा रहे हैं जहां गंदगी ही हुआ करती थी। अरे हम तो जाकर वहाँ उन बस्तियों में सफाई अभियान शुरू कर रहे हैं, हम वहाँ जाकर दिन भर अपना समय बिता रहे हैं। अब इस बार का जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ उसमें बिहार के हुए, देश के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, पॉलिटिशियन हो या जो भी नेम फेम पर्सन हो, वो उन बस्तियों में गए हैं, वहाँ साफ़ सफाई किया है हम लोगों ने। मतलब हमारा अब सीधे कनेक्शन वहाँ से पैदा हो रहा है और जनता इस बात को समझ रही है, ये जन भागीदारी बढ़ रही है। चलिए, तो जन भागीदारी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, जनता भी इस बात को समझ रही है और जनता अब सफाई के काम में, जनता अब स्वच्छता के काम में आगे आने लगी है, बढ़ चढ़कर आगे आने लगी है। डॉक्टर अनिल कुमार जी, अगर हम स्वच्छता की बात करते हैं तो हैंड वॉश काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और अभी कोरोना के दौर में हम लोगों ने देखा हाथ की सफाई, तो हाथ की सफाई कितनी अहम है स्वच्छता में, और कितना महत्व हाथ की सफाई का है स्वस्थ व्यक्ति के निर्माण में, स्वस्थ जीवन के निर्माण में और स्वस्थ समाज के निर्माण में? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर हम डॉक्टर, इवन हॉस्पिटल की बात करें या आम पब्लिक की बात करें, हॉस्पिटल और आम पब्लिक दोनों में जो एक समानता है टू रिड्यूस द इन्फेक्शन रेट, वो एक चीज़ है हैंड वॉश।
और ये इतना रिकमेंडेड है, पूरे दुनिया इस बात को मानी है कि एक आदत हैंड वॉश की अगर अपनाई जाए तो इन्फेक्शन के चांस को आप सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे परिवार हो या अस्पताल हो। अब है कि हैंड वॉश की भी बहुत लेवल है। अब लोग हैंड वॉश तो करते हैं, पानी चलाए, थोड़ा सा पानी आया हाथ पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके हाथ पे पड़ा हुआ रह गया, उस हाथ से खाना खाए, बीमारी हो गई। सारे स्टेप्स नहीं, सारे स्टेप्स पालन नहीं करता है। अब हम अपने स्टूडेंट डॉक्टर को भी सिखाते हैं। इसके लिए देखिए क्या स्टेप है, थोड़ा नॉलेज जो है उसको मैं एक टिप्स बताना चाहूंगा आप सारे व्यूअर को। आप हमेशा याद रखेंगे, सुमन नाम बहुत कॉमन है। सुमन, आप SUMAN सुमन के करके आप याद रखिएगा। जब भी आप नल खोलें S से सामने होता है, तो इस तरह से आप हर स्टेप को 5 बार आपको करना। ये सामने हुआ, U से उल्टा हुआ, हाथ को पलटिए और 5 टाइम्स रगड़िए इस तरह से दोनों तरफ। U तक आपको मैंने बताया। M मिडल, ये मिडिल पार्ट को इस तरह से 5 बार रगड़िए और मिडिल में आपका ये भी हुआ, इसको इस तरह से आपको रगड़ना है। M हो गया। A अंगूठा, अंगूठे को आपको 5 टाइम्स इस तरह से रब करना है दोनों हाथ को। N नाखून, नाखून को तलहटी पे रखें और 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, दोनों नाखून को दोनों तलहटी पे आपको रब करना है। SUMAN सुमन की कलाई, कुमार, कलाई के पास आपको 5 टाइम्स रब करना है। तो ये सुमन के जो टिप्स निमोनिक्स बताया, जब भी आप हाथ धोएं इसका पालन करें तो बहुत सारी बीमारी, क्योंकि बच्चे आपके हैं, खेल के आते हैं, शौचालय के बाद जो आते हैं, ये सब टाइम में आपको इस तरह से हाथ धोना है। तो ये अगर हाथ धोने की आदत हम बच्चे में डालें, बच्चे ही नहीं, मैं पहले भी कहा हूं, 3 जो वर्ग है, बच्चे, बूढ़े और बीमार, इन तीनों की इम्यून पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। तो इन तीनों लोगों को हैंड वॉश तो आप जरूर कराएं एज ए ट्रीटमेंट। इवन अगर आप स्वस्थ हैं तब भी चलिए, अगर तो स्वस्थ करते हैं रहने तो के लिए बीमारी हैंड आपको वॉश नहीं जो होगी। है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और डॉक्टर साहब ने काफ़ी दिलचस्प अंदाज में ये टिप्स दिया है। और आपको याद रखना चाहिए कि जो सुमन का उन्होंने टिप्स दिया है कि भाई इसे याद रखें और इससे आप हाथ को रब कर सकते हैं। कैसे रब करना है वो तरीका उन्होंने बताया है। प्रभाकर कुमार जी, हम ये एक संदेश अगर आप देना चाहें समाज को कि भाई कैसे स्वस्थ रहें, कैसे स्वच्छ रहें, कैसे स्वच्छता को और भी अधिक प्रभावशाली बनाएं, तो क्या संदेश देंगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो समाज के लोग आपको देख रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि ये स्वच्छ भारत जो है वो लोगों को लगता है कि हम भारत को स्वच्छ रखना है, उसमें हम योगदान कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आप भारत को भूल जाइए, शहर को भूल जाइए, मोहल्ले को भूल जाइए, आप अपने घर को स्वच्छ रख लीजिए और अपने परिवार को स्वच्छ रख लीजिए। अगर इतना आप कर लेंगे तो स्वच्छ भारत, अगर मैं रहूं तो स्वच्छ भारत के बदले मैं स्वच्छ परिवार और स्वच्छ आपके घर के जो मेंबर उतना कर लीजिए। तो उसमें, क्योंकि जिस दिन उनको ये आप डराइएगा कि देखिए भाई साहब हम देश को भूल जाइए, मोहल्ले को भूलिए, आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको स्वच्छता को पालन करना होगा। चलिए, तो परिवार उसको कीजिए। तो अगर वो वैसा ये स्पिरिट अगर सारे लोग फॉलो कर लिए और डर से भी फॉलो कर लिए तो भारत तो स्वच्छ हो ही गया। चलिए, तो आप इसको फॉलो कर लें तो पूरा समाज बदल जाएगा। डॉक्टर प्रवीण चंद्र, आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, दर्शकों को स्वच्छता के ऊपर? हमने बताया आपको कि अगर हमारे स्वभाव में स्वच्छता घर कर जाता है तो ऑटोमेटिक है जो हमारे संस्कार होंगे वो ऑटोमेटिक स्वच्छता के प्रति संदेश देने का कार्य करेंगे और बच्चे भी सीखेंगे हमसे। और हर व्यक्ति को चाहिए कि वो स्वच्छता का इन्वायरमेंट अपने घर से, अपने परिवार से। चलिए, तो हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना जो है वो अभी अपने परिवार से इसकी शुरुआत करे। डॉक्टर साहब, संक्षेप में, एकदम संक्षेप में, समय काफ़ी कम बचा है, क्या संदेश देंगे आप? बस मैं व्यूअर को गुजारिश करता हूं कि आप 5 जगह की सफाई जरूर करें। सर को आप सप्ताह में 3 दिन जरूर आप वॉश करें। दांत आप 2 बार जरूर साफ करें। हैंड वॉश में आपको बता ही दिया। अगली जो अहम बात है, आप नहाना, सर्दी हो या गर्मी, 1 बार मिनिमम नहाएं और गर्मी के महीने में 2 बार नहाएं। और टॉयलेट को आप हर 7 दिन में जरूर क्लीन करें और कहीं बाहर से आए तो हाथ धो करके ही आए और स्वच्छ कपड़ा पहनें। काफ़ी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। आप तीनों अतिथि आए, आपने अमूल्य योगदान दिया। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो आज के सरोकार में हमने स्वच्छता पर चर्चा की। आज के सरोकार का सफर बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी विवेक चंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।